पहले उमर अब्दुल्ला थे जब नए नए पॉलिटिक्स में आए थे और बहुत यंग एज में, यंगेस्ट वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए थे, तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला जो थे वो डायनामिक और एट द सेम टाइम रिएक्शनरी भी कहीं न कहीं थे। आपके व्यूज थे, आप उन पर बहुत स्ट्रांगली खड़े होते थे। क्या आपको लगता है कि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर यू हैव टू चेंज योर आप छोड़िए कुछ और करना कुछ और पड़ता है? अभी भी अपने व्यूज जो है वो आपके सामने रखता हूँ। अगर नहीं रखता तो शायद वो मर्जर ऑटोनॉमी वाली बात होती नहीं। लेकिन क्या मैं वही शख्स हूँ जो मैं उस वक्त था जब वाजपेयी साहब की हुकूमत में मैं मिनिस्टर था? नहीं, मैं नहीं हूँ। एक जमाना बदल गया है तब से। क्या बदलाव आ गया आपके अंदर? मैं बदल गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है। आप अपने बुढ़ापा आ गया कह रहे हैं, क्या कह रहे? लोग आपको यूथफुल चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, आप कह रहे बुढ़ापा आ गया। ये हमारी गलतफहमी है ना। जहाँ पे मुल्क का एवरेज एज जो है 25 साल है, वहाँ 40 साल का आदमी जो है वो यूथ कैसे हो सकता है? 25 साल का आदमी यूथ होगा। मैं तो एवरेज से 15 साल आगे निकल गया हूँ। पर क्या आप अपने आप को यहाँ की ही पॉलिटिक्स में देख रहे हैं या सेंटर की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? कि यहाँ जो होता है उसका सेंटर पे असर नहीं होता। सबसे ज्यादा असर रियासत का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर का पड़ता है सेंटर पे। अब क्या मैं सेंटर में जाके कोई बड़ा रोल करना चाहता हूँ? अभी तो मैं यहीं पे हूँ, अभी यहीं पे खुश हूँ। यहाँ की हुकूमत संभालने के बाद वहाँ पे काम करना तो छुट्टी के बराबर है। तिरंगा यात्रा को इस साल आपने इतनी जद्दोजहद से क्यों रोका? क्या लगता था आपको? क्या आपको लग रहा था कि सच में इतनी बड़ी बात हो जाएगी? 19 साल उनको यहाँ तिरंगा फहराना याद नहीं आया। इस साल क्यों? उन्होंने फहराया तो था ना, मुरली मनोहर जोशी। उल्टा उन्हें बचाने के लिए मुझे रोकना पड़ा। फिर अपने आप को बेइज्जत करते, वहाँ पे मुल्क को बेइज्जत करते। अगर फहराने देते तो आपको नहीं लगता कि एक पॉजिटिव सा और लोगों को लगता कि आप ऊपर उठ के एक सियासी से ऊपर उठ के देख रहे हैं देश के हित में? सियासत से ऊपर उठ के ही मैंने ये फैसला लिया। मैंने ये रियासत के और देश के फायदे के लिए ये फैसला लिया। अगर मुझे इसमें सियासत करनी होती तो मैं इसमें सियासत खेल लेता। सियासत वो लोग कर रहे थे जो 20 साल के बाद झंडा फैलाने आए, जिनको 20 साल झंडा याद नहीं आया, जिनको मैंने दावत दी थी कि आप क्यों लाल चौक जा रहे हैं, आइए हमारे साथ स्टेडियम में आइए और फंक्शन आप झंडा चढ़ाइए। जिन्होंने 19 साल श्रीनगर में कभी हमारे फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया जब हम वहां पे झंडा चढ़ाते हैं, आज अचानक उनको झंडा याद आया। आपने अभी करप्शन के मसले पर जब अन्ना हजारे बैठे अनशन पे तो आपने उनको सपोर्ट किया है ना, और आपका भी एक व्यू है कि करप्शन देश से हटना चाहिए। करप्शन जो है उसे पॉलिटिकल पॉलिटी जो है उससे करप्शन हटना चाहिए, देश से हटना चाहिए। आपके यहाँ पे भी कुछ मिनिस्टर्स जो हैं अभी भी उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मसला अभी भी चल रहा है भ्रष्टाचार का। आपका खुद का क्या व्यू है कि क्या हो? जब आप सियासतदानों की बात करते हो तो आप हमें तब तक गुनहगार समझते हो जब तक हम अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिर हवा मचती है कि नहीं जनाब, ये तो तब तक बेगुनाह है जब तक ये अपने आप को जब तक इसको गुनहगार साबित नहीं किया जाता। मेरे या किसी और के खिलाफ अगर इल्जाम है तो उन पर कार्रवाई होगी। अगर साबित किया जाता है कि उन इल्जामों में जो है सच्चाई है, उनको कोई कानून जो है कोई बचा नहीं पाएगा। मैं खुद उनको बचाने के लिए तैयार नहीं हूंगा, उनको दरवाजा मैं खुद दिखा दूंगा। जिस तरीके का ये कैंपेन हुआ उसमें अटैक, सेंटर ऑफ अटैक जो थे वो पॉलिटिशियंस थे। बीइंग अ यंग पॉलिटिशियन, somebody who is ruling a state, how do you take this? मैंने शायद ही कोई हिंदी पिक्चर देखी होगी जिसमें किसी सियासतदान को जो है अच्छी तरीके से पेश किया है। सब चोर, सब मतलब दुनिया भर के जो खराब आदतें हैं वो आपके हिंदी पिक्चरों के पॉलिटिशियंस में है। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है, इस तरह किसी भी प्रोफेशन में सब बराबर नहीं है। आपके यहाँ पेड न्यूज का सिलसिला नहीं चलता, मीडिया में करप्शन नहीं है, स्पोर्ट्स में करप्शन नहीं है, बिजनेस में करप्शन नहीं है। हमने तो मुल्क को बेचा क्रिकेट मैचों में। बिजनेस में आप देखिए अभी 2G, 3G, 4G पता नहीं कितने और स्कैम। ऐसे वक्त में बेहतर है चुप रहना, क्योंकि ये ऐसे हवाएं जो है वो चलती हैं और फिर खत्म भी हो जाती हैं। कुछ 1 साल पहले मैंने आपके वालिद साहब से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत अच्छा लड़का है मेरा बेटा, लेकिन उसे अभी और सीखना पड़ेगा। ये उनके कोट्स थे
लड़कियों से और सीखना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके साथ नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अभी उसमें वो चीज नहीं आई है। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फादर। मैं ना नाचूंगा ना मैं गाऊंगा, मुझ में वो है नहीं। और मैं ना अपने आप को शायद पीपल कनेक्ट की वो बात छोड़िए, पीपल कनेक्ट करना ना करना वो आप मुझ पे छोड़िए। नाचने गाने का काम मैं नहीं करूंगा, बाकी लोगों के साथ एक तालमेल बनाना वो मेरा काम है, वो मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसा कैसे है कि एक फादर बिल्कुल अलग पर्सनालिटी के और बेटा बिल्कुल अलग पर्सनालिटी? क्योंकि एक बच्चे को पैदा करने के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं। मुझ में जहाँ मेरे बाप का थोड़ा हिस्सा है, वहाँ पे मेरी माँ का भी हिस्सा होगा। और ये मेरी माँ के साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ अपने बाप पे जाना था और अपने माँ से कुछ नहीं लेना था। मुझे थोड़ा सा उनसे भी मिला है।